Hello and welcome to part 7 of 5000 most expected MCQ series. So friends, आप सब ने मुझे बोला था कि ये जो सीरीज है इसको मैं टॉपिक वाइज कराऊं और आपने ये भी रिकमेंड किया था कि आपको इस पर्टिकुलर सीरीज में इंग्लिश हिंदी दोनों के फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस चाहिए। तो वो सारे चेंजेस इसमें हो चुके हैं। आज हम पर्टिकुलरली फोकस कर रहे हैं बुक्स एंड ऑथर की। दो तीन थिंकर हम हमेशा एक काम करेंगे, डेली ले लिया करेंगे और उनकी 5 से 7 बुक्स हम कर लिया करेंगे, क्योंकि एक बार में चीज़ें होती नहीं है क्लियर, ठीक है ना? और एक बात में आप याद भी नहीं कर पाओगे। So, first of all, welcome to my channel Discover Study. I'm your political science, your UGC, your NET, your research mentor पीटी बोरा। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है क्योंकि पीडीएफ में हर एक चीज डिटेल में लिखी होती है, वो आपको मिलेगी @द डिस्कवर स्टडी के टेलीग्राम चैनल पे या हमारी जो ऐप है डिस्कवर स्टडी उसमें। और जो हमारी ऐप है उसमें हर एक कोर्स का जो पहला चीज है, जैसे फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट पेपर, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो आप फटाफट से चाहिए, आप डाउनलोड कीजिए और जितने भी फ्री टेस्ट है वो फटाफट कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि कैसा पेपर होता है। ठीक है, रियल टाइम में पूरा है, पेपर 1 भी इसमें इंक्लूडेड है। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि वो पीडीएफ आपको कब मिलेगी? वो पीडीएफ आपको तब मिलेगी जब आप करेंगे इसको लाइक। ठीक है, 1 मिनट, जस्ट वन। ओके, तो इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक्स। ठीक है, जैसे ही 100 लाइक्स और 1000 व्यूज हो जाएंगे तो इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 34 है, क्योंकि सीरीज में चल रहा है। विच इज हु रोट द बुक डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कंसेप्ट गोल्स एंड मेथड्स। ठीक है, ये एक बुक है। तो मुझे बताइए, ये बुक आपको किसने लिखी है? जॉर्ज एफ गैंट, ठीक है, साबू थॉमस, आपके फ्रेडरिक्स, या फिर आपके माइकल क्रॉसियर। अब जभी भी कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी बुक्स एंड ऑथर पूछ लेते हैं कि हमने बुक का नाम भी नहीं सुना हो। तो हिंट क्या है? पहले मैं हिंट देती हूँ। सबसे पहले तो आप देखिए कीजिए कि बुक का जो एक्चुअल जो नेम है, नेम में क्या कोई थ्योरी या कंसेप्ट है? ठीक है, क्या कोई थ्योरी है, क्या कोई कंसेप्ट है? और अगर हाँ, अगर वो चीज आपको अवेलेबल होती है तो वो थ्योरी और कंसेप्ट से रिलेटेड कोई थिंकर आपने कभी पढ़े हैं? सपोज ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सारे थिंकर के आपको सारी बुक्स पता हो, बट अगर आपको पता है कि यार इस उसमें ना आपका डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन करके ये कंसेप्ट, ये थ्योरी मुझे लग रही है, तो क्या आपको ये पता है कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन किसने दिया था, किसने काम किया था? अगर हाँ, तो इन ऑप्शंस में से आप इजीली निकाल लेंगे। तो फटाफट से 10 सेकेंड है आपके पास। हिंट भी दे दिया है मैंने। फटाफट से मुझे आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताया करो। हर एक वीडियो का फीडबैक मुझे दिया करो कि आपको क्या अच्छा लगा वीडियो में और क्या बुरा लगा। देखिए, आप क्या चीज उसमें इंक्लूड करनी है वो तो आप मुझे बता देते हो कि मैम ये चीज की कमी है, ये आप इंक्लूड कर लीजिए। बट साथ ही साथ अगर आप मुझे बताओगे कि ये वाला चीज मेरे को अच्छी लगती है, तो मेरे को समझ में आएगा कि अच्छा, ये चीज लोगों को अच्छी लग रही है, इसको आगे भी लेके जाना है। ठीक है, इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। तो इसका आंसर वैसे है फ्रेडरिक्स। चलिए फटाफट से एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम इस पूरे क्वेश्चन की। तो एक्सप्लेनेशन में ना मैंने फ्रेडरिक्स की ना बहुत सारी बुक्स एंड ऑथर लगाई हैं, राइट? क्योंकि आपको पता ही है कि जो फ्रेडरिक्स हैं, ठीक है, उन्होंने आपका इकोलॉजिकल अप्रोच दिया था। ठीक है, इकोलॉजिकल अप्रोच किसमें दी थी? इकोलॉजिकल अप्रोच दी थी आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कंटेक्स्ट में दे रखी है, जो कि एक सबसेट था सिस्टम अप्रोच का। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था कि इन्होंने 3 तरीके के, आपको पता है, मॉडल्स बताए थे। उन 3 मॉडल्स का, ठीक है, आप मुझे बताएँगे। एग्रेरिया, ट्रांजिटिया वगैरह, इंडस्ट्रिया, ये वाला तो है, लेकिन उसके अलावा एक प्रिज़्मेटिक वाले जो 3 हैं, उसका नाम आप मुझे बताएँगे। तो पहली बुक है इनकी द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये 61 में आई थी और यही वो वाली बुक है जिसमें इन्होंने अपनी इकोलॉजिकल अप्रोच दी थी। ठीक है, अब इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि हमें बताइए कि फ्रेडरिक्स ने अपनी इकोलॉजिकल अप्रोच सबसे पहले कौन-सी बुक में दी थी? तो आपका आंसर होगा द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ भी याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन को, क्योंकि सीधे-सीधे आपकी वर्डिंग्स है। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी। यहाँ तो प्रिज्मेटिक सोसाइटी नाम ही दे दिया बुक का, ठीक है, लेकिन ये अगर क्रोनोलॉजी में लगाए तो आपको याद होना चाहिए कि ये सेकंड नंबर पे आई थी। जो प्रिज़्मेटिक सोसाइटी का जो मॉडल है ना, कि कैसे वो एक उसमें जो कंसेप्ट, मतलब ऐसे आपका डिफरेंशिएशन, होमोजेनिटी, स्पेशलाइजेशन वाले जो चीज़ें हैं, वो किस तरीके से दोनों जो आपके मॉडल है, फ्यूज़्ड और डिफरेंशिएटेड, ठीक है, उन दोनों का कैसे एक मिक्सचर है, वो पूरा इन्होंने इसमें बता रखा है। और इन्होंने एग्ज़ाम्पल देके बताया है आपका डेवलपिंग कंट्रीज़ के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही ऐसा होता है कि दोनों का मिक्सचर आपको मिलता है।
तीसरा इनका वर्क है थाईलैंड द मॉडर्नाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटी, ठीक है। अब अगर इस तरीके से आ जाए तो आप पता नहीं लगा पाओगे कि रिक्स की बुक है ये, बट इसमें इन्होंने क्या करा है, अपना थाईलैंड में अपनी जो पूरा जो मॉडल इन्होंने पहले 2 बुक्स में दिया था उसको अप्लाई करके बताया है। ठीक है, चौथा आपके पास बुक का नाम है द फ्रंटियर्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए आ गई है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की 1971। तो ये आपके डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, उसका एक कलेक्शन ऑफ एसे है जो एक्सप्लेन करता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को। यानी कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वाली जो थ्योरीज है फ्रेडरिक्स ने अपनी इधर दी थी पहले। दूसरा फिर इनका जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी है, आपको पता है कि पहले उन्होंने कुछ और बोला था, देन उनको री इवैल्यूएट करके रीडिफाइन किया था। तो ये रिविजिटेड वाली बुक 73 की है। इसका ईयर याद रखना, ईयर इसलिए याद रखना, देखो जो चीजें मैंने स्टार मार्क कर दिया ना वो इंपॉर्टेंट है। ईयर इसलिए याद करना है क्योंकि ये वाला जो बुक है एग्जाम में बहुत बार आ चुकी है। देन ये दोनों ना इतने इंपॉर्टेंट बुक नहीं है, बट मैंने ऐसे ही क्योंकि लिस्ट कर रही हूँ तो मैंने लिख दिया है। फॉर्मोसा अंडर चाइनीज नेशनलिस्ट रूल, और ये बहुत पहले का वर्क है। और इंटरकोटा मैनुअल द टुवर्ड्स एन इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस टर्म्स, ठीक है, ये छोड़ दो, ये दोनों इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट स्टिल थोड़ा होता है ना कि ठीक है स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, काइंड ऑफ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 35 और आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2। द बुक सिक्स ग्लोरियस इपोच ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, वॉज रिटन बाय। अब देखो ये भी बुक एंड ऑथर है, बट ये है यूनिट नंबर 3 इंडियन पॉलिटिकल थॉट से। महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स, स्वामी विवेकानंद या फिर वीडी सावरकर। तो मुझे बताइए कि 6 ग्लोरियस इपोच जो है, ठीक है, वो ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, वो किसने लिखा है। अब देखो अगर आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना और हमें कुछ नहीं पता है ना, तो हम एक चीज सोच सकते हैं कि इंडियन हिस्ट्री के बारे में सबसे ज्यादा किसने लिखा है इन चारों में से। किसी ने तो होगा ना, कोई तो होगा ना कि जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखा हो, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसने लिखा है इस तरीके से। सो यस, योर आंसर इज वीडी सावरकर, ठीक है, वीडी सावरकर इसका आंसर है। अब हम वीडी सावरकर की कुछ और भी बुक्स की जो एक कंपाइलेशन है वो देख लेते हैं। फर्स्ट, हिंदुत्व, हु इज द हिंदू। उन्होंने इस बुक में एक्सप्लेन किया है कि भाई हिंदू कौन है 23 में। और ये जो एक्सप्लेनेशन है वो रिलीजियस नहीं है, ठीक है, रिलीजन के बेसिस में नहीं बोला है। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये बोला है कि जो भी व्यक्ति आपके जो हिंदुस्तान है इसको क्या मानता है, ठीक है, जो हमारा भारतवर्ष है इसको क्या मानता है, अगर इसकी अपनी जन्मभूमि और आपकी मतलब ऐसे बर्थ आपकी होली आपका लैंड मानता है अपनी, और अपनी फादरलैंड दोनों मानता है, तो वो क्या है, हिंदू है। तो इसमें रिलीजन का मतलब नहीं है, आपकी जन्मभूमि और आपकी स्पिरिचुअल जहाँ से जर्नी शुरू हुई है, अगर दो चीज मानते हो तो आप हिंदुत्व हो, और इन्होंने हिंदू हो। और इन्होंने हिंदुत्व की डेफिनेशन दी है कि भाई हिंदुत्व है क्या, हिंदुत्व क्या एक रिलीजन है या फिर कल्चरल हमारा एक वो है, तो वो इन्होंने बताया है। हालांकि जो गुलवारकर का जो हिंदू का जो एक्सप्लेनेशन है वो रिलीजियस है, बट इनका रिलीजियस नहीं है, इनका कल्चरल ज्यादा है। ठीक है, दूसरा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का, ये वो व्यक्ति थे जो बोलते थे कि 1857 का जो वॉर आपका हुआ था वो एक्चुअली में वॉर था, वो हमारा फर्स्ट, हमने एक तरीके से विद्रोह किया था, वॉर किया था अगेंस्ट रिप्रेशन ब्रिटिश रूल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, इसमें 1909 में लिखी थी, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका ईयर भी पूछते हैं, क्योंकि जब हिंदी स्वराज का ईयर पूछ सकते हैं तो इसका भी आ सकता है। ठीक है, तीसरा माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, और इसको दूसरे हिंदी में बोलते हैं मांझी जन्म टाइप इन मराठी, ठीक है, इसको सॉरी मराठी में मांझी जन्म टाइप बोलते हैं आपके 1927 में। अगर मेरा प्रोनंसिएशन थोड़ी गलत है तो बता देना। ये इनकी आत्म कथा है, ऑटोबायोग्राफी है, पर्सनल अकाउंट, जब ये इनको इम्प्रिजनमेंट मिली थी, जेल कारागार मिला था, कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, जिसको काला पानी की सजा आप बोलते हो। नेक्स्ट है सिक्स ग्लोरियस इपोक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, जिसको हम मराठी में बोलते हैं भारतीय इतिहास तेल सहा सोनेरी, ठीक है, इसमें इस तरीके से है, जिसमें इन्होंने इंडियन हिस्ट्री की अलग अलग 6 आपका इंटरप्रिटेशन व्याख्या दे रखी है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास हिंदू पद पातशाही, ठीक है, हिंदू पद पातशाही एक ये मराठा एम्पायर के बारे में है, क्योंकि पूरा और इनका रोल क्या था चैलेंज करने में मुगल को, वो उन्होंने लिख रखा है। देन गोमंतक, गोमंतक हिस्ट्री ऑफ गोवा की है, तो गोमंतक, ठीक है, गो से आप याद कर लेना। मोपला एक आपको पता होगा, मोपला रेबेलियन हुआ था 1921 में, तो उस पे भी इन्होंने कहानी ये पूरा बुक लिखी थी। एंड काला पानी 1937 में एक नोवेल यानी कि उपन्यास लिखा था,
जिसमें उन्होंने बताया था कि काला पानी जो है वहाँ पे जो की सज़ा जो होती है उधर कितनी ब्रूटल कंडीशन में होती है, कितना कैसा लाइफ़ होती है, वो सब इन्होंने बताया था, ठीक है ना? तो मैंने अभी 2 थिंकर आपको कराए हैं जिसमें हमने बुक्स एंड ऑथर करा है। आई थिंक आप इससे ज़्यादा नहीं याद कर पाओगे एक किसी भी लेक्चर में, तो इसलिए मैंने अब कुछ और क्वेश्चन्स डाल दिए हैं और आज मैंने क्वेश्चन्स भी थोड़े ज़्यादा डाले हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 36 जो कि अभी का क्वेश्चन 3 है कि इन विच ईयर कौन से ईयर में द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन वाज अडॉप्टेड। ठीक है, ये महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन के लिए यानी कि हटाने के लिए एक कन्वेंशन इंटरनेशनली अडॉप्ट करी गई थी। तो आप हमें बता दीजिए कि कब अडॉप्ट करी गई थी, 1990, 1979, 1977 या फिर 1987। ठीक है, ये आप मुझे बता दीजिए, फटाफट से आप मुझे बताइए। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जितन जैसे लेक्चर अभी हम ले रहे हैं, ठीक है? किसी को कोई भी डाउट होता है, आपको लगता है ना कि इससे रिलेटेड और कोई टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, तो आप वो ना कमेंट में डाल दिया करो कि मैम इस टॉपिक से रिलेटेड भी एमसीक्यू करा दो, क्योंकि अगर वो टॉपिक आ गया एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से, तो मैं वो टॉपिक पूरे अच्छे से समझा भी दूँगी, राइट? और अगर वीडियो लाइक नहीं किया, तो फटाफट से लाइक करो, क्योंकि लाइक नहीं करोगे तो फिर पीडीएफ कैसे मिलेगी? ठीक है? दिस इज़ 79 या 87 बताओ? चलिए 79 ठीक है? इसको देख लेते हैं। देखिए, ये जो कन्वेंशन देखो इस तरीके से भी लिखा जाता है कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन कि हाँ, हर फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, भेदभाव जो होता है वुमेन के खिलाफ, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो काम में हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो सोसाइटी में हो, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो, चाहे वो पब्लिक लेवल पे हो, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए यूएनजीए ने, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने एक कन्वेंशन बोलता है कि एक एक कानून आपका उठाया। ट्रीटी तो क्या होती है कि लोग आपस में करते हैं, ठीक है? ट्रीटी और कन्वेंशन में फ़र्क है। ट्रीटी है कि लोगों ने आपस में करा है कि हाँ, एक समझौता काइंड ऑफ कि हाँ, हम ये करेंगे, ठीक है? हम लोग मिल के डिसाइड कर रहे हैं कि हम कुछ करेंगे एक तरीके से। कन्वेंशन क्या होता है? एक तरीके से यूएन ने कानून बना दिया कि हाँ भाई, ये ना यूएनजीए ने अडॉप्ट किया था 18 दिसंबर 1979 में। इंटरनेशनल ट्रीटी फिर जब कानून बन जाता है, तो उसके बाद वो प्रस्ताव रखा जाता है सब लोगों के सामने और फिर सब लोग क्या करते हैं, उसे साइन करते हैं, बोलते हैं कि हाँ, 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 हम इस ट्रीटी के मेंबर हैं क्योंकि हम ये पैक्ट करते हैं। डिफाइन करता है कि इसमें ना डिफाइन किया गया है कि देखो डिस्क्रिमिनेशन क्या है, क्या किस तरीके से एंड करना है, क्या सज़ा होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, वो सब कुछ डिफाइन कर रखा है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, आज का क्वेश्चन नंबर 4 और वैसे क्वेश्चन नंबर 37 हु और ये बहुत ही ईज़ी है बट स्टिल मैंने डाल दिया। देखिए इकोलॉजी वाली जो टर्म है ना फर्स्ट टाइम किसने आपका यूज़ करी है, ठीक है? फर्स्ट टाइम किसने यूज़ करी है मुझे बताइए। आप सबको पता होगा कि फर्स्ट टाइम किसने यूज़ की है बट मैं पूछना चाहती हूँ कि कौन से ईयर में ये टर्म यूज़ हुई है, ठीक है? ये मुझे बताइए। और ये मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बता रखा है, दीपांकर सिंह गुप्ता, अर्नस्ट हैकेल, कार्ल मार्क्स या फिर एडम स्मिथ। इसमें तो डिस्कशन की भी ज़रूरत नहीं है, इट्स जस्ट लाइक 2 सेकंड अ क्वेश्चन, अर्नस्ट हैकेल। लेकिन कौन से ईयर में? 1866 राइट? इतना आपको याद होना चाहिए। इकोलॉजी वाला जो जो टर्म है, उसमें आपका 1866 में आया था, ठीक है? जर्मन बायोलॉजिस्ट थे अर्नस्ट हैकेल और वो बोलते थे कि देखो ग्रीक वर्ड ना ओकियोस मतलब क्या होता है? हाउस और हैबिटेट यानी कि रहने की जगह और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है? तो इसलिए इकोलॉजी क्या है? जहाँ पे हम रहते हैं उसकी स्टडी, राइट? इस तरीके से इन्होंने डिफाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक तरीके से मैच द फॉलोइंग है आज का क्वेश्चन नंबर 5 एंड वैसे क्वेश्चन नंबर 8। सो एक तरफ है हमारे पास यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस, ठीक है? इस पे क्वेश्चन आता ही आता है हर बार, ठीक है? एक ये पीवाईक्यू बोल लो, हर बार 1 एमसीक्यू उसमें आता ही आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यूनाइटेड नेशन ट्रूस सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन। ट्रूस क्या होता है कि ठीक है तुमने अभी क्या करा है, अभी लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा बीच में मध्यस्थता, वो नहीं होता कि थोड़ा युद्ध विराम और लड़ाई के बीच का स्टेज होता है कि ठीक है अभी हम थोड़ा एक दूसरे की बात समझ रहे हैं, थोड़ा पीस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? ट्रूस। देन यूनाइटेड नेशन मिशन जो सूडान में हुआ था, ठीक है, अंडर रेजोल्यूशन 1590। तो आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई देखो रेजोल्यूशन 1590 किससे रिलेटेड है, तो आप क्या बोलोगे? सूडान वाले मिशन से रिलेटेड है, राइट? इतना ध्यान रखना। यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स, इंटरिम मतलब क्या होता है कि थोड़े टाइम के लिए टेम्पररी, जो आपकी लेबनान में गई थी। देन यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स कहाँ पे? सिप्रस में, राइट? और आपके पास इस तरीके से 4 ऑप्शन है, 2005, 1948, 1964, 1978। आई थिंक आपको बहुत ही इजीली पता चल गया होगा इसका आंसर।
पता चल गया तो चलो डिस्कस करते हैं। हो गया ना? चलो। देखिए, यूनाइटेड नेशन ट्रूथ सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, ठीक है? ये यूनाइटेड नेशन ट्रूथ सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिकली 1948 में आया था और ये पहला फर्स्ट एवर यूएन पीस कीपिंग मिशन है। तो कभी भी आपसे पूछे कि फर्स्ट यूएन पीस कीपिंग मिशन क्या है, तो आप बोलोगे यूनाइटेड नेशन ट्रूथ सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन। देन यूनाइटेड नेशन मिशन है आपका सूडान में, ठीक है? ये कब आया था? ये यूएनएससी ने किया था। ये ध्यान रखना, ये यूएनएससी से एसोसिएटेड है। इसको आपका रेजोल्यूशन 1590 और ये आया था 2005 में, ठीक है? 2005 में। इसका मेन मोटिव क्या था कि भाई कॉम्प्रिहेंसिव एक पीस एग्रीमेंट हम लेके आएंगे सूडान में, राइट? इतना समझ में आ गया होगा। देन हमारे पास इंटरिम फोर्स हमने लगाई थी कहाँ पे? लेबनान में। कब लगाई थी? 78 में। क्यों? क्योंकि इजरायली फोर्सेस विड्रॉ कर रही थी, तो ऐसे ही ऐसे कोई जाते हैं तो उस समय में एक हमारे पास फोर्स होनी चाहिए, सो दैट हम लोगों को बिल्कुल शांति से विड्रॉ जो भी सेटलमेंट है वो करा सके, रिस्टोर कर सके इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट है आपका यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स, जो आपकी सिप्रस में है, राइट? सिप्रस, वो 64 में आई थी। एंड आपका ग्रीक सिप्रोइट एंड टर्किश सिप्रोइट के बीच में कम्युनिटीज हैं। ये इशू ना आपको हमेशा मिलेगा, अभी भी मिलेगा आपको, कि सिप्रस में ना, क्योंकि सिप्रस की जो लोकेशन है ना ग्रीस और टर्की के बीच में पड़ती है, तो उधर कम्युनिटीज है, ग्रीक्स भी है, ग्रीक सिप्रोइट है और आपके टर्किश सिप्रोइट है। तो उनके बीच में फाइटिंग बहुत बार रिकरिंग रिकरिंग मतलब क्या होता है कि बार बार हो रही थी। दैट्स वाई ये लगाने की जरूरत पड़ी। तो आप कर सकते हैं हम मैच यूनाइटेड नेशन ट्रूथ सुपरविजन फर्स्ट का 2। इसलिए मैंने कहा था कि इट्स वेरी इजी, क्योंकि अगर जिसको भी पता होगा ना कि भाई आपका ये जो यूनाइटेड नेशन ट्रूथ वाली है वो कब आई थी, इसका फर्स्ट का आपको 2 है, तो यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है? देन सूडान का 2005, ठीक है? देन लेबनान का आप देखोगे 78, देन सिप्रस का आप देखोगे 64, ठीक है? इस तरीके से। गॉट इट? आई होप आपको क्लियरली क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 39 अभी का, ठीक है? चलिए बताइए। सिक्स्थ क्वेश्चन है वैसे। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, सेकंड फाइनेंस कमीशन, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन और थर्ड फाइनेंस कमीशन कौन कौन से ईयर में आई थी? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सुपर इजी है, ठीक है? सुपर इजी कैसे है? क्योंकि देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ना, हमेशा जो ईयर वाइज लगा दो, उसको ईयर वाइज लगा दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। हमारे पास 51 है, ठीक है? 51 के बाद आपके पास 56 है, फिर 60 है, फिर 68 है। तो देख लो, पहले 51 है, फिर आपके पास 56 है, देन ये वाला और देन ये 1432 है। इसमें कैसे नहीं है? कुछ तो गड़बड़ है इसमें, बिकॉज़ ये हमेशा ऐसा होता है कि फर्स्ट अपने-अपने देखो। ओके, ओके, ओके। इधर पहले थर्ड फिफ्थ वाला लिख रखा है। ओके, फिफ्थ वाला लिख रखा है। 1 सेकंड। 1423 होगा फिर। हाँ, आंसर विल बी दिस, क्योंकि फिफ्थ वाला पहले है, थर्ड वाला बाद में है। आंसर विल बी दिस, ठीक है? दिस वाज वेरी इजी। ऑब्वियस सी बात है यार, फर्स्ट वाला आपकी कब आएगी? फर्स्ट वाली आपकी 51 में आएगी, राइट? क्योंकि आपकी फाइनेंस कमीशन बनी है, जस्ट उसके बाद आएगी, ठीक है? आपका जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आया उसके बाद आएगी। सेकंड वाली आपको पता ही है कि फिर 56 में आएगी, क्योंकि फर्स्ट वाला एक-एक का टेन्योर होता है 5-5 साल। फिर आपका थर्ड वाली आपकी कब आएगी? 60 में आएगी, ठीक है? 60 से फिर ये 68। कभी-कभार क्या होता है कि लोग रिटायर-विटायर हो जाते हैं उसमें, तो दोबारा कॉन्स्टिट्यूट जल्दी भी करनी पड़ सकती है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। देन आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, मैं थोड़ा-सा इसको छोटा करके देती हूँ। आई थिंक क्वेश्चन इज़ नाउ विजिबल टू यू। अब इसमें क्वेश्चन में मैंने ये लिखा है कि, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में अच्छे से पढ़ लेते हैं इसको। हु डेवलप्ड अ ह्यूमनिस्टिक क्रिटिक of the Western Enlightenment that uncovered its link to colonialism and highlighted narratives of oppression, culture, ideological biases, and disempowered colonialized people by representing them as non-Western others। ठीक है? अब कुछ समझ में नहीं आया होगा, इंग्लिश वालों को कोई समझ में आ रहा है? ठीक है?
इंग्लिश वालों की भी इंग्लिश अभी फेल हो गई है इस समय। तो देखो किसने कहा कि पश्चिमी जो ज्ञानोदय हुआ उसकी मानवतावादी जो आपकी अप्रोच थी, ठीक है? उसका आलोचना विकसित की, ठीक है? कि भई मानवतावादी नहीं होना चाहिए। जिसने उपनिवेशवाद के साथ उनके संबंध, ठीक है? जो आपके पोस्ट मॉडर्निस्ट जो है ना उसके संबंधों को उजागर किया और उत्पीड़न की कथा बताई, ठीक है? सांस्कृतिक वैचारिक और पूर्वाग्रह को उजागर किया। उसने अब इसमें उपनिवेशवादी लोगों को गैर पश्चिमी अन्य रूप में प्रस्तुत करके उन्हें शक्तिहीन बना दिया, राइट? इस तरीके से इन्होंने बोला है बेसिकली हमें वो थिंकर बताना है जिन्होंने ना क्रिटिसाइज किया है वेस्टर्न वाले एनलाइटनमेंट को, ठीक है? और बोला है कि देखो कॉलोनाइजेशन की वजह से ना एक ना नैरेटिव बन गया उत्पीड़न का। उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से जो ईस्ट है, ये सारे जो है उनको क्या बोला गया, उनको बोला गया कि हाँ यार वो तो क्या है, वो कहीं ना कहीं छोटे हैं या कम है इस तरीके से। लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, ऐसे वो डिसएम्पावर्ड नहीं है, वो डिसएम्पावर्ड नहीं है, उन पे कॉलोनियलिज़्म हुआ है इसलिए वो ऐसा लग रहा है। और ये कहीं न कहीं उन्होंने बोला कि अगर हमें एक्चुअली उनके बारे में जानना है तो नॉन वेस्टर्न हमें अप्रोच आपका देखना पड़ेगा, राइट? कौन है ये? एरिस्टोटल है, एडवर्ड सेड है, वुडरो विल्सन है या सुभाष चंद्र बोस है? ये आप मुझे बताइए फटाफट से। दिस इज एडवर्ड सेड। क्यों? क्योंकि ये बात हो रही है ओरिएंटलिज्म की। अब ओरिएंटलिज्म क्या है अभी मैं समझाती हूँ। देखिए, एडवर्ड सेड की अगर मैं बात करूँ तो पैलेस्टीनियन अमेरिकन लिटरेरी थ्योरिस्ट थे और कल्चरल क्रिटिक थे, ठीक है? इनका ना जो वर्क है ना जो बेसिकली फेमस है, जो एग्जाम में आता है वो ये है, ये बुक है, ठीक है? ये अगेन बुक है आपके पास, बुक का नाम है ओरिएंटलिज्म, ठीक है? ये इन्होंने ना एक ह्यूमनिस्टिक क्रिटिक दिया कि भाई जो वेस्टर्न एकेडमी की जो बोलते हैं ना कि हमारा कल्चर बहुत ही ये है वो है, तो इन्होंने ही तो कॉलोनियलिज्म किया, तभी तो ये वाला कल्चर आप इंफीरियर आपने बनाया है। अदरवाइज हमारा ऐसा थोड़ी ना था कि इंफीरियर था। हम तो कल्चरली रिच थे, ठीक है? कल्चरल डिस्कोर्स दिया और उन्होंने बात किया कि ओरिएंट क्या है, ठीक है? इन्होंने बोला कि जो वेस्टर्न स्कॉलरशिप और कल्चर है ना, उन्होंने एक बायस्ड एक नैरेटिव बना दिया है कि भाई ईस्ट क्या है? ईस्ट है अदर, ईस्ट को बोलेंगे अदर, ईस्ट सुपीरियर नहीं है, ताकि वो जस्टिफाई कर सके अपना कॉलोनियल रूल और अपना डोमिनेशन कि भाई ये तो सही नहीं थे, हमने तो इधर जाके इनको बसाया तब जाके ये सही हुए, ठीक है? ताकि वो ये सब चीजें जस्टिफाई कर सके। एक्चुअली में जो बेसिस था कॉलोनियलिज्म उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं थी, ठीक है? उसमें कोई सच्चाई नहीं थी कि भाई हाँ ऐसा मतलब इन्होंने कहा हम इंफीरियर है। कैसे? हम अगर पुराने टाइम में मोस्ट ऑफ द जीडीपी अगर हम लोग के पास है, इंडिया की जीडीपी का शेयर बहुत ज़्यादा था, तो हम वीक कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। आप बताओ इंडिया क्या वीक था? आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत का जो इतना रिच सिविलाइज़ेशन है, ठीक है, आपका ठीक है और जितना भी कल्चर हमारा रिच है, क्या इंडिया वीक था? हाँ या ना मुझे कमेंट करके बताइए और आपका क्या विचार है इस बारे में, ये मुझे बताइए। चलिए आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, कमेंट ज़रूर करके मुझे आंसर भी देना और मुझे ये भी बताना कि मेरी कौन-सी लेक्चर में क्या-क्या चीज़ें आपको अच्छी लग रही है और क्या-क्या चीज़ें आपको चाहिए कि हाँ, ये होनी चाहिए थी, आपको मिसिंग लगी है, वो भी आप मुझे बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो तभी आएगी जब हमारा व्यूज़ का टारगेट और हमारा लाइक्स का टारगेट पूरा होगा, तो ही मैं नेक्स्ट पार्ट निकालूँगी, ठीक है? अब ऐसा नहीं होगा कि डेली-डेली आ रही है। डेली आ सकती है अगर आप टारगेट पूरा कर दोगे तो। ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।